एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या। आज मैं आपके साथ बात करूंगी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट दिस इज़ द बेसिक चैप्टर जहां से हम एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्ट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जब आप कॉमर्स लाइन में हैं तो कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट हेल्प्स यू इन फ्रेमिंग योर डिसीजंस विद रिगार्ड टू योर बिजनेस। तो अगर आप खुद से अपना कुछ नया स्टार्ट करने वाले, एक स्टार्टअप रखने वाले हैं, तो उसके लिए कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट से काफ़ी डिटेल में मालूम पड़ सकती हैं। तो आज हम इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे बात करेंगे। सो द फर्स्ट यूनिट जो आपकी क्लास 11th के कोर्स में आती है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कंसेप्ट्स एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, और डेफिनेशन को लर्न करने का एक मैंने तरीका रखा है, बिकॉज इन द इनिशियल ऑल्सो आई टोल्ड यू, जो आपने थंबनेल देखा होगा उसमें हमने यही लिखा है कि हम ईजिली इस चीज़ को लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो डिटेल वीडियो के साथ साथ इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर किया है डिटेल में, एंड इफ़ यू रिक्वायर द फुल वीडियो तो उसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो होगा जिसमें आप उसे प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करते चलेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कौन है, ही इज़ अ पर्सन। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी किया है जिससे आपको लर्निंग ईजी हो। तो एंटरप्रेन्योर कौन है, एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, ही इज़ कंसीविंग द आइडिया और हु डिस्कवर्स द अपॉर्चुनिटी इन द इन्वायरमेंट। तो वो दो तरह से काम कर सकता है, या तो वो एक नए आइडिया को कंसीव करता है, ठीक है, उसने सोचा, उस चीज़ पे काम करना चाह रहा है तो एक आइडिया उसके दिमाग में आता है, या हम ये भी कह सकते हैं उसने डिस्कवर करा एक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इज समथिंग जो कि पॉजिटिव आपको दिख रही है इन्वायरमेंट के अंदर कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ये फ़ायदे हो सकते हैं। तो वो डिस्कवर करता है एक अपॉर्चुनिटी को इन्वायरमेंट के अंदर, या फिर वो एक आइडिया को कंसीव करता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप से अंदर ही अगर हम बात करें तो ही इज़ अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन जो कि आइडिया को कंसीव करता है या फिर जो डिस्कवर करता है अपॉर्चुनिटी इन द इन्वायरमेंट। अच्छा, अब मैंने इसमें एक प्लस का साइन बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ है कि और वो कुछ और काम भी कर रहा है, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। बट जब आप इसे लिखोगे एग्जाम्स में या आप कहीं पे भी इसे लिखने वाले हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसे सारा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो। ये सिर्फ लर्निंग के लिए। सो प्लस में हम क्या कर रहे हैं, वो और क्या कर रहा है, ही इज़ अरेंजिंग द रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज को अरेंज कर रहा है। अब रिसोर्सेज क्या होती हैं, कोई भी काम आप शुरू करते हो तो उसके लिए हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप कोई अपना वर्क भी कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको सामान चाहिए होता है। तो इसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर भी कोई काम करता है तो उसे भी रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज कौन सी हो सकती हैं, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से 5 M's के थ्रू समझाया है। ये 5 M's आपको आगे बहुत हेल्प करता है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे इस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं तो 5 M's आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। 5 M's में आ जाते हैं मैन, मशीन, मेथड, मनी और मटीरियल। हम इसे 5 M's इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसमें 5 बार M को यूज़ किया गया है। M1 है, 2, 3, 4, 5। इनका सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं, बट मेन हम ये कह रहे हैं कि यही 5 रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम अरेंज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। हम मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर है, तो कौन सी रिसोर्सेज हैं, वो अपने लेबर को लेके आता है, वो मशीन को यूज़ करता है बिकॉज मशीन पे काम होंगे, वो मेथड रखता है, एक टेक्निक होती है। मेथड बेसिकली इज टेक्निक जिसके थ्रू आप काम करोगे। देन मनी, यू ऑल नो इट इज़ कैपिटल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल को अरेंज करना। एंड मटीरियल इज़ द रॉ मटीरियल। तो इन 5 चीज़ों को अरेंज करना भी इसी का काम है। सो एंटरप्रेन्योर कौन है, जो एक आइडिया को कंसीव करता है, या हम कह सकते हैं वो डिस्कवर करता है अपॉर्चुनिटी। आई टोल्ड यू सम पॉजिटिव ट्रेंड जो कि इन्वायरमेंट में है, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, और इसको करने के साथ साथ वो और क्या काम कर रहा है, वो रिसोर्सेज अरेंज कर रहा है। रिसोर्सेज में आप ये 5 मेंशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें आगे भी आता है टू गिव शेप टू एन आइडिया और ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी। वो ऐसा क्यों कर रहा है, अब देखो आइडिया तो उसने कंसीव तो कर ही लिया था पहले ही कि क्या करना चाहता है। अब ये सब वो इसने इसलिए किया जिससे कि वो अपने आइडिया को एक शेप दे सके, उसे एक तरह से एग्जीक्यूट कर सके। या अगर हम दूसरी वाली लाइन को चलें तो यहाँ पे हमने कहा था अपॉर्चुनिटी को वो डिस्कवर कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना। इन दोनों का मतलब एक ही है कि आपने जो भी आपका काम था उसे आपने एग्जीक्यूट करने के लेवल पर आप ले आए। ओके, सो एंटरप्रेन्योर कौन है, ही इज़ अ पर्सन जो कि कंसीव करता है एक आइडिया को या डिस्कवर करता है अपॉर्चुनिटी को इन द इन्वायरमेंट। साथ साथ वो क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है रिसोर्सेज। कौन सी रिसोर्सेज, मैन, मशीन, मेथड, मनी, मटीरियल, आप ये भी लिख सकते हैं, या आप मैन, मशीन, टेक्निक, कैपिटल, रॉ मटेरियल ये भी लिख सकते हो। और क्यों कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गिव शेप टू एन आइडिया, जो उसका अपना आइडिया था, कंसीव करा था उसने, या वो एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता है, उसे इन कैश करना चाहता है। आप यहाँ पे इन कैश भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द वर्ड एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है, जब भी हम किसी सब्जेक्ट की स्टार्ट करते हैं तो उसका नाम किस तरह से स्टार्ट हुआ उस पर भी बात करी जाती है। तो एंटरप्रेन्योर इज डिराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड दैट इज एंटरप्रेन्योर, विच मीन्स टू अंडरटेक, किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ के लिए काम करना, दैट इज एंटरप्रेन्योर। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। यहाँ तक आप एक बार इसे रिवाइज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, आगे हम बात करते हैं
एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है। सो वी कम टू द डेफिनेशन, क्योंकि जब भी आपसे एग्जाम में मीनिंग पूछा जाता है तो आप इसमें ये वाला पूरा लिख सकते हैं जो हमने अभी बात करी, बट इफ़ द क्वेश्चन इज़ अबाउट डेफिनेशन तो आप बुक में अगर देखेंगे, एंटरप्रेन्योर की बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी मार्केट में, सो दे हैव नंबर ऑफ डेफिनेशंस। तो सारी डेफिनेशन ना करके कोई भी एक या दो आपको प्रॉपर्ली लर्न करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन ली है बिकॉज एडम स्मिथ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी और कॉमर्स के हिसाब से भी। सो एडम स्मिथ ने क्या कहा एंटरप्रेन्योर के लिए, ही इज़ एन इंडिविजुअल, ओके, एक इंडिविजुअल पर्सन है हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बना रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन। आप आगे इसमें पढ़ोगे भी सब्जेक्ट में कि यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उसे हम एंटरप्राइज बोलते हैं। वी डू नॉट कॉल इट एज अ कंपनी, वी कॉल इट एज एन एंटरप्राइज। तो एक एंटरप्रेन्योर अपने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन या कहें एक एंटरप्राइज को बनाता है। सो एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। अब कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है, आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड एंड कॉमर्स, तो कॉमर्स में आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग, ओके। तो इस तरह से जब हम गुड्स का बाइंग सेलिंग करते हैं उसको ही हम कॉमर्स में यूज़ करते हैं। सो एंड एडम स्मिथ ने क्या बताया कि इट इज़ एन इंडिविजुअल, ही इज़ एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, ठीक है। वो जो भी चीज़ बना रहा है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बना रहा है, उसका मेन मोटिव क्या है, उससे प्रॉफिट कमाना, ओके। बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल डिमांड। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन। तो जो डिमांड हिडन है, ओके, उसको वो अभी से रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि ऐसा ऐसा डिमांड बन सकता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफॉर्म डिमांड इनटू सप्लाई। तो आप देखो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही जो मिट्टी के बर्तन जो थे वो बहुत ज़्यादा चलन में आ गए, बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ भी करने लगे और उसकी प्राइसेस भी बढ़ गए। इसी तरह से आप देखो जो क्रिस्टल्स आते हैं, दैट मीन्स जो आपकी सारी क्रॉकरी के आइटम्स होते हैं उसमें आपका जो लाओ पाला करके ब्रांड है उसके प्रोडक्ट्स आपको मिल गए हैं एंड दैट इज़ वेरी एट लेस प्राइस। तो उनके बहुत ही आपको कम प्राइसेस पे वो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये सब किसने किया, दिस इज़ अगेन बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो ये जो मिट्टी के बर्तन डिस्कवर करे गए, बनाए गए, वो क्यों करे गए, बिकॉज वो एक इंडिविजुअल था जिसने अंडरटेक किया, क्या फॉर्मेशन करा, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें उसका काम क्या था कि वो जो भी चीज़ें बनाएगा वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए होंगी, मतलब उन्हें बाइंग एंड सेलिंग करेगा बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल डिमांड। तो उन्हें मालूम पड़ा कि लोग जो थे अब इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते थे, दे वांटेड थिंग्स जो कि हेल्दी हो, उनको नुकसान नहीं करें, सो दे वांटेड सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस तरह की पोटेंशियल डिमांड को आपने आइडेंटिफाई कर लिया फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफॉर्म डिमांड इनटू सप्लाई। तो जो लोगों की डिमांड है, जो हिडन डिमांड है, उसको आपने आइडेंटिफाई किया और उसको आपने सप्लाई में चेंज किया। अब इसी डेफिनेशन को भी हम लर्न करेंगे जिस तरह से हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, द सेम वे वी लर्न इट। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो डेफिनेशन में आप देखो सबसे पहले हमने बात करी एक इंडिविजुअल की। सो ये वी हैव एन इंडिविजुअल, वो क्या कर रहा है, ही अंडरटेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया फॉर कॉमर्शियल पर्पस, यहाँ पे मैंने सीपी डायरेक्टली लिख दिया, तो उसने क्या किया, कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया है। और क्या करेगा उसमें कि आप रिकॉग्नाइज करोगे पोटेंशियल डिमांड। तो ये लोग हो गए, ये लोगों की पोटेंशियल डिमांड हो गई। और किस चीज़ की डिमांड है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। लोग गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं जो कि वो चाहते हैं कि मार्केट में उन्हें प्रोवाइड कराई जाए, और उससे होगा क्या, जो डिमांड है उसे आप सप्लाई में चेंज कर लोगे, ओके। अगेन एडम स्मिथ ने बोला क्या है डेफिनेशन, एन इंडिविजुअल हु टेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल डिमांड। सो एन इंडिविजुअल हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस बाय रिकॉग्नाइजिंग, यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग वर्ड आप ऐड कर लो अपने लिए लर्न करने के लिए, बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय कन्वर्टिंग, क्या करेगा, या ट्रांसफॉर्मिंग डिमांड इनटू सप्लाई। इस तरह से डायग्रामेटिक के थ्रू आप डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं एंड दिस इज हाउ वन शुड लर्न। तो इसी तरह से आपको डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्ट लर्न रहती है। एंड एनी अदर डेफिनेशन इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न, यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो अभी तक हमने बात जो करी दैट वाज डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड जनरल जो हमने मीनिंग की बात करी, एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एंटरप्रेन्योर वर्ड कहाँ से आया, ओके। टिल नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स राइट नाउ, और अगर आपको कोई और टॉपिक ऐसा लगता है जो कि आपको टिपिकल लगता है, यू कैन मेंशन, आई कैन अपडेट सच वीडियोस देयर। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्वेंटर एंड इनोवेटर। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली एक इनोवेटर कहलाता है, ठीक है। इन्वेंटर्स कौन कौन थे, जैसे एडिसन था, ग्राहम बेल था, इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो कि हमारे इन्वेंटर्स कहलाए जाते हैं, बट दे आर नॉट इनोवेटर्स, ओके। डिफरेंस क्या है, इन्वेंटर क्या कर रहा है, ही डिस्कवर्स न्यू मेथड्स एंड न्यू सर्विसेज। वो ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, कोई नई इन्वेंशन करा, ओके। जैसे एडिसन ने आपको पता है बल्ब का आविष्कार किया था,
तो ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया, तो ये एकदम ही नई जो मेथड थी या नई सर्विस को लेके आए। यहाँ पे क्या करें, इनोवेटर ऐसा नहीं कर रहा, वो कुछ नया नहीं ला रहा, वो कंबाइन कर रहा है न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस टू प्रोड्यूस बेटर प्रोडक्ट। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ओके, मान लो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, इन दोनों को उसे मिला दिया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया P3, तो वो नई चीज़ को मार्केट में ले आया। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही बेटर करके मार्केट में ले आना। ओके, सेकेंड इज इन्वेंटर इज ऑलवेज टेक्निकल, वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम करते हैं कि भाई किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, साइंस को यूज़ किया जाए और कुछ नया बनाया जाए। वेयर एज एन इनोवेटर का काम क्या है, उसका मेन मकसद होता है इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स रेफर्स टू मनी, वो पैसे से रिलेटेड है, अपने सोसाइटी में जो एस्पेक्ट है अपने कंट्री के लिए काम कर रहा है। एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेगा जिससे कि लोगों के बीच में वो प्रोडक्ट पहुंच सके। ओके, अगेन इन्वेंटर जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, वो जो भी डिस्कवरी कर रहा है, ही वॉन्ट्स ओनली कि कुछ नई चीज़ बने। यहाँ पे इसका मकसद सिर्फ नई चीज़ बनाना नहीं है, ही इज़ कंसर्न विद कि जो भी नई चीज़ बनेगी उससे इकोनॉमिकल क्या फ़ायदा होगा, पैसा कितना आएगा, उससे सोसाइटी में क्या बेनिफिट होगा और उसको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। फिर आता है लास्ट प्रेफरेंस इज टू दी कॉमर्शियल एस्पेक्ट। जो इन्वेंटर होता है उसका मकसद ये है ही नहीं, ओके, ही इज़ नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन द कॉमर्शियल एस्पेक्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कॉमर्शियल एस्पेक्ट पे फोकस करे, मतलब बाइंग एंड सेलिंग कितना प्रॉफिट आएगा, दैट इज़ नॉट हिज कंसर्न। जैसे आप देखो, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक ऐसे जो कि सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं उन्हें हम यहाँ पे इनोवेटर रख सकते हैं क्योंकि उनका मेन मकसद क्या है, भाई पढ़ें और मार्क्स आ जाए एग्जाम्स में। जबकि जो आपके इन्वेंटर्स हैं उनका मकसद क्या है, भाई जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाए और उसे लाइफ में हम आगे यूज़ कर सकें। तो आप इस तरह के बच्चों को इन्वेंटर्स कह सकते हैं। और जो मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं, दे आर बेसिकली इनोवेटर्स। वाई? बिकॉज दे फर्स्ट प्रेफरेंस इज कॉमर्शियल एस्पेक्ट। उन्हें नंबरों से मतलब है, भाई नंबर आने चाहिए, जो भी पढ़ूँ वो याद रहे और मैं एग्जाम में लिख सकूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर द वंस जो कि कॉमर्शियल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनके लिए वो लास्ट है कि अच्छा ठीक है, इससे पैसा क्या आएगा, जो भी हम बना रहे हैं उससे क्या फ़ायदा होगा। एंड फॉर इनोवेटर्स दिस इज़ द लास्ट थिंग, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। इनोवेटर्स के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस है कॉमर्शियल एस्पेक्ट एंड इन्वेंटर्स के लिए लास्ट प्रेफरेंस है कॉमर्शियल। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसे आप मनी टर्म्स में कह सकते हो या गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग से रिलेट कर सकते हो। अब जो मैं आपको शुरू में बता रही थी, या तीसरी बात हम कर रहे हैं, सो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर कौन है? एक पर्सन है, जो हमने अभी इधर भी देखा था कि एक एंटरप्रेन्योर का एक पर्सन है जो एक आइडिया को कंसीव करता है या डिस्कवर करता है अपॉर्चुनिटी को, साथ साथ रिसोर्सेज अरेंज करता है, 5 तरह की, मैन, मशीन, मेथड, मनी और मटीरियल। और उससे क्या होता है, शेप आ जाती है आपके आइडिया को या आपकी अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लेते हो, उसे कैप्चर कर लेते हो। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन हो गया जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस को फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं है आज वो गया और उसने एक नई दुकान खोल दिया, वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो एक पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है। विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। और प्रोसेस को भी प्रॉपर्ली लर्न करने के लिए मैंने आपको एक यहाँ पे कोड दिया है, उससे आप अच्छी तरह से लर्न कर लोगे। एंड एंटरप्राइज इज द आउटकम। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब कोई एंटरप्रेन्योर है तो नेचुरली वो कुछ काम भी करेगा, तो सिर्फ इसलिए तो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएगा कि उसने कोई नई चीज़ लेके आ गया, बेटर प्रोडक्ट्स बना दिए, बट ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग सम फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या हैं? 4 तरह के फंक्शंस हैं। वन इज एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस, जो उसके अपने हैं। देन प्रमोशनल फंक्शंस, जो भी वो बनाएगा उसके बारे में प्रमोशंस भी करेगा और इसमें और चीज़ें आ जाती हैं। देन वी हैव मैनेजरियल फंक्शंस, ओके, एंड लास्टली वी हैव कॉमर्शियल फंक्शंस। जो कॉमर्शियल भी मैंने आपको बताया भी था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेट करता है। तो सबसे पहले जब हम एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस की बात करते हैं, उसमें द फर्स्ट वन दैट कम्स फॉर आवर डिस्कशन इज इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन का आपको मतलब पता भी है। इनोवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को नई तरह से करना, ओके, कुछ नया, उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, इस तरह से काम करना। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो नए और डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर रहा है। किस तरह के मेथड्स होंगे? या तो वो प्रोडक्शन का मेथड होगा, या वो डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड हो सकता है, मार्केटिंग का मेथड हो सकता है। तो इन तीनों में से किसी भी काम को, या तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग के काम को कुछ नई तरह से करके लाना, कोई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ओके, दैट इज इनोवेशन। तो एक काम ये हो गया। दूसरा होता है रिस्क टेकिंग। रिस्क का मतलब क्या होता है कि देयर आर चांसेस ऑफ लॉस, क्योंकि भाई हम बिजनेस की बात करें तो रिस्क तो होगा। ठीक है, तो रिस्क यहाँ पे हो सकता है, दैट इज चांसेस ऑफ लॉस। और ये क्यों होता है? क्योंकि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है जो कि आपने प्लान नहीं करा हो। सो बिकॉज ऑफ दैट वो रिस्क भी यहाँ पे बना रहता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो इस तरह की अनसर्टनिटी को क्या करता है, वो कोशिश करता है पता करने की भाई क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, और एक ऑप्टिमिस्ट विजन लेके चलता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्क उसका जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का मतलब ही है कि आप एक नए प्रोडक्ट को ला रहे हो, ओके, तो आप नई
चीज़ लेके आ रहे हो, नई टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को ला रहे हो, सो देयर आर चांसेस कि वो चीज़ बहुत अच्छी चल जाए और ये भी हो सकता है वो बिल्कुल ना चले। सो रिस्क आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि अपने जितने भी सारे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन्स हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे अपना एक रिस्क लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा उनका रहा होगा। ओके, तो इनोवेशन दैट इज़ कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में या मार्केटिंग में। रिस्क टेकिंग इज़ जो लॉस हो सकता है, और रिस्क आपके एंटरप्रेन्योर के काम में सबसे ज़्यादा होता है। थर्ड इसका जो फंक्शन होता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग का क्या मतलब है? ये इनफैक्ट बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, और इसमें वो करता क्या है, सारे जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या आता है, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वो साथ में लेके आता है, और इस तरह से लेके आता है कि वो सारी चीज़ों का जो कॉस्ट है, ओके, क्योंकि आप जब लेबर को लेके आओगे, लैंड परचेज करोगे, इस सब की कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों की कॉस्ट कम होगी तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो 3 तरह के फंक्शंस हुए इसमें एंटरप्रेन्योरल में। वन इज इनोवेशन, ओके, देन रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। अब सेकेंड तरह के फंक्शंस पे आते हैं, दैट इज प्रमोशनल फंक्शंस। तो प्रमोशनल फंक्शन में पहला आ जाता है दैट इज डिस्कवरिंग ऑफ एन आइडिया। भाई आपको काम करना है, आप कुछ नया करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको एक आइडिया तो लेके आना पड़ेगा ना कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर की एक अपॉर्चुनिटी देखनी है कि क्या वो करना चाह रहा है जिससे कि प्रॉफिट भी हो। फिजिबिलिटी देखनी है कि क्या वो चीज़ हो सकती है, एक्चुअल में पॉसिबल है या नहीं, वो भी उसे देखना है। और इस तरह से देखना है कि वो जो आइडिया वो चाह रहा है वो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू वो चीज़ एग्जीक्यूट हो सके। मोरओवर आप ये भी करते हो आइडिया जनरेशन में, आपका कोशिश ये भी होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में या सोसाइटी में, उसको किस तरह से दूर करें। ठीक है, मान लीजिए कि लोग बहुत गरीब हैं तो उन्हें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हो, तो ये भी आपके आइडिया में आ जाता है। भाई एक प्रॉब्लम है लोगों के बीच में, उसको हम कैसे सॉल्व करें थ्रू सम प्रोडक्ट जो कि आप लेके आ रहे हो मार्केट में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड आ जाता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। ओके, अगेन मैं आपसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरल, प्रमोशनल, मैनेजरियल और इसमें कॉमर्शियल फंक्शंस होते हैं। एंटरप्रेन्योरल के अंदर 3 थे, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। ओके, सेकेंड आ गया डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। दूसरे पे बात करते हैं दैट इज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। डिटेलली मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लिखना, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना। तो क्योंकि आप इसमें अपना पैसा लगा रहे हो, आपने एक आइडिया सोचा, हो सकता है आपका आइडिया सक्सेसफुल भी हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करते हो, आप बहुत देर तक इन चीज़ों में प्लान करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको आप पता करने की कोशिश करते हो। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप पता करो कि डिमांड, ओके, कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसकी डिमांड होगी कि नहीं मार्केट में, कितना स्कोप है उस चीज़ का। ठीक है, फिर आप जो चीज़ बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा या नहीं मार्केट में, सो दैट ऑल्सो वन हैज़ टू सी। ऑल्सो आपको ये भी देखना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है डिटेल इन्वेस्टिगेशन का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। हम तो सिर्फ थियोरेटिकल बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट एक एज एन एंटरप्रेन्योर या एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी आप बात करो तो वो भी कितना डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है हर चीज़ का। और उसके बाद भी आप देखो कितने सारे बिजनेस जो है वो बंद हो जाते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि इट्स वेरी ईजी टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट वन हैज़ टू गो थ्रू अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन। और किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है कि ये काम नहीं करेगा तो आपको उसके हिसाब से ही चीज़ों को फर्दर प्लान करना है कि वेदर टू गो फर्दर फॉर दिस प्रोडक्ट या उसको वहीं पे रोक देना है या किसी और तरह से इसको हमें अप्रोच करना है। तीसरा आ जाता है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट। असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट क्या किया आपने, पहले डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, ओके, आपने देखा कि जो भी आप चीज़ चाहते हो वो हो सकता है या नहीं, डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया उस पर। अब करें असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब चीज़ों को लेके आना, ठीक है, एक साथ लाना। तो अब रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि आपने देख लिया भाई प्रोजेक्ट जो है वो हो सकता है, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो वो पॉसिबल है। तो अगर वो पॉसिबल है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी। आप क्या करोगे, एक फैक्ट्री साइट डिसाइड करोगे जहाँ पे भी आपकी चीज़ बनेगी, ठीक है, उसकी एक जगह आप एस्टिमेट करोगे कि कहाँ होगा, सप्लायर से कांटेक्ट करोगे, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से आएंगे, मशीनरी देखोगे, ओके, सो प्लांट एंड मशीनरी को अरेंज करना ये काम आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट्स करना, पेटेंट के राइट लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेटेंट राइट, ओके, कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो वो कोई और उसे कॉपी ना कर ले, इसका भी राइट आपके पास रहे, दैट ऑल्सो वन हैज़ टू मेक। एंड लास्ट इज फिनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फिनेंसिंग का मतलब होता है अब आप उसको एक तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हो एंड फॉर दैट यू नीड मनी, तो आपको इसमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसको भी आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी बिकॉज बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स द कैपिटल स्ट्रक्चर, वो डिसाइड करता है कि आपके जो भी फर्म होगी उसमें आप
डिबेंचर्स कितना रखोगे, इक्विटी कहाँ से लोगे, ठीक है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है, डिसाइड करना पैसा कहाँ से आएगा, वो सारा आपका फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन में आ जाता है। अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें होती है, वन इज़ योर लॉन्ग टर्म एंड द अदर इज शॉर्ट टर्म, कि लॉन्ग टर्म फंड्स कितना चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड्स कितना चाहिए। ओके, लॉन्ग टर्म इज यूजुअली मोर देन 5 years, शॉर्ट टर्म आपका 1 साल के अंदर हो जाता है। तो कितना पैसा कौन सा रखना है वो सारा आप यहाँ पे डिसाइड करते हो। तो एक तरह से अभी हमने दो तरह के फंक्शंस कर लिए, एंटरप्रेन्योरल फंक्शंस एंड प्रमोशनल। एंटरप्रेन्योरल के अंदर पहला हो गया था इनोवेशन, ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट रिस्क टेकिंग, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। ये आप अपने पास लिखते भी जाओगे साथ साथ तो आपको बहुत ईजी होगा लर्न करना। सो इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग, आप इसे याद रख सकते हो। सेकेंड इज प्रमोशनल, इसमें सबसे पहले आप करोगे डिस्कवरी, फिर डिटेल इन्वेस्टिगेशन, फिर असेंबलिंग एंड फिनेंसिंग। ओके, सो DDAF इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हो, DDA और F। सो DDAF इज डिस्कवरी, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट और फिनेंसिंग द प्रोपोजिशन। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी इजी वन, दैट इज मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन भी करेगा वो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर ने अपने फंक्शंस करे, फिर वो कर रहा है प्रमोशनल, जिसमें कि वो सारे इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिक्वायरमेंट देखेगा, एंड देन ही डज द मैनेजरियल फंक्शन। अब ये जो फंक्शंस हैं ये ऑलरेडी मैंने क्लास 12 का एक वीडियो है उसमें ये रखा हुआ है, तो उसका भी मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी, आप उसे देख सकते हो, वहाँ से भी आप इन्हें डिटेल में समझ सकते हो, और कुछ शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे भी इनके बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन जो एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है मैनेजरियल फंक्शन के अंदर, दैट इज प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग आपका इससे रिलेट भी हो रहा है, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया से अंदर ही रिलेट हो रहा है। प्लानिंग है क्या, इट इज़ थिंकिंग इन एडवांस, किसी भी चीज़ को अगर आप अभी यहाँ हो, आप यहाँ से आगे तक की सोच रहे हो, दैट इज़ प्लानिंग, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे करना है, ऐसा ऐसा करेंगे, ये करियर में ये होगा वो होगा, सो दैट इज़ ऑल प्लानिंग। इसी तरह से एक एंटरप्रेन्योर भी जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, सोचता है भाई कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचना है जो ऑब्जेक्टिव है, सो दैट डायरेक्शन जो है वो आपको प्लानिंग से मिल रहा है। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी आपके फिजिकल, फिनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इन तीनों को कंबाइन करना। ओके, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए जो आपके फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड, ह्यूमन जो आपके यहाँ के लोग हो गए, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया बेसिकली। ओके, इन तरह के रिसोर्सेज को अरेंज करना इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग में आ जाता है आपका सिर्फ मतलब स्टाफ को लाना नहीं है, स्टाफिंग के अंदर हमारा और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जो आपके लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना, ओके, उन्हें ओरिएंटेशन करना, उनका प्रमोशन करना, ठीक है, उनकी सैलरी डिसाइड करना, ये सारा स्टाफिंग का पार्ट हो जाता है। तो मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आ गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ओके, देन वी टॉक अबाउट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, डायरेक्टिंग में आप डायरेक्शंस देते हो, एक तरह से आप इंस्ट्रक्शंस बना रहे हो कि भाई कैसे कैसे काम होगा। मान लो एक एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर 10 लोग उसने रखे हुए हैं, तो वो कैसे कैसे उन 10 लोगों से काम कराएगा, दैट इज इंस्ट्रक्शंस देना जो है वो इसमें आ जाता है। इसमें वो क्या करता है, वो गाइड करता है, वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है। ओके, इस तरह से आप वर्ड्स लर्न कर सकते हो। वो उसे मोटिवेट भी करता है अपने लोगों को, बिकॉज विदाउट मोटिवेशन आप लोगों से काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट मैं आपके लिए बना रही हूँ, इसको आप लर्न कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आप ये चेक कर रहे हो कि भाई जैसा भी हमने प्लान बनाया था उसी तरह से प्लान हो रहा है, उसी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, उसको आपको एक तरह से चेक करना, ठीक है। सो दैट इज कंट्रोलिंग। जो भी प्लान बनाया उसी तरह से काम हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करना इज नोन एज कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुपरविजन। सुपरविजन का कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ, दैट इज ओवरसीइंग। इनफैक्ट जब हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं, ये जो यहाँ पे हमने अभी डायरेक्टिंग पढ़ा था, ये रहा डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग के अंदर के 4 एलिमेंट होते हैं ये, ओके, ये बेसिकली मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। ये चारों जो होते हैं आपके डायरेक्टिंग के ही पार्ट हैं जब आप बीएस में पढ़ोगे इसे, बट राइट नाउ अभी हम ईपी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये चारों जो होते हैं ये अलग अलग पॉइंट्स बन के आए हैं। सो दीज 4 आर योर मैनेजरियल फंक्शंस में आ रहे हैं। इसमें 9 फंक्शंस है ये बच्चों, ठीक है। सो 9 फंक्शंस आपको याद रखने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, देन सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो ये 4 जो हैं और इसमें आपने ऐड कर लेना है। तो सुपरविजन हो गया ओवरसीइंग, जब भी लोग काम करें उन्हें देखना कि हाँ भाई वो सब लोग सही तरह से काम करें कि नहीं। मोटिवेशन बेसिकली हो जाता है इनकरेज करना, ठीक है। किसी को आप इंस्पायर कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो कि भाई इस तरह से काम करना है, तो उसके मन में आपने जो काम बोला है वो खुद से उस काम को करना चाहे, दैट इज मोटिवेशन। लीडरशिप हो जाता है इन्फ्लुएंस करना, ओके। ये और साइकोलॉजिकल हैं ये सारे,
मोटिवेशनल जो है लीडरशिप जो है दैट इज साइकोलॉजिकल। आप सामने सामने किसी से डांट के काम करवा सकते हो, बट इफ यू वांट दैट पर्सन टू रिस्पेक्ट यू, रिगार्ड यू एंड देन वर्क फॉर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू इनकरेज योर पीपल। ओके, सो इनकरेज होता है, इन्फ्लुएंस होता है कि आप खुद काम करोगे तो सामने वाला देखेगा आपको काम करते हुए तो वो भी काम करेगा। ओके, यू कांट जस्ट सिट इन द एसी और आप चाहो कि भाई सामने जो लेबर है वो काम करता रहे, सो दैट कांट हैपन। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके जो भी लेबर है वो आपसे इन्फ्लुएंस हो, एंड फॉर द सेम यू ऑल्सो हैव टू वर्क हार्ड। देन वी कम ऑन टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है कि आप उन लोगों से बातचीत करो, यू हैव टू कम्युनिकेट। अब बेसिक जो फॉर्मल इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी होना चाहिए, सो दैट आपके जो लोग हैं वो आपसे अपनी फीलिंग्स को, अपने फैक्ट्स को, अपनी बातों को डिस्कस कर सके। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं आया, बाकी तीनों आपके जो हैं वो मैनेजरियल फंक्शन में आ रहे हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। एक और टर्म आ जाते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है मिल के काम करना, कि जितनी भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारों को मिल के प्रॉपरली काम करना, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज अगेन एंटरप्राइज। ओके, ये ध्यान रखिएगा, एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिससे कि आपका जो गोल है वो अचीव हो जाए, आपस में लड़ाइयाँ नहीं हो, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से झगड़ा कर रहा है, किसी का कोई ईगो क्लैश है, उन सब चीज़ों को खत्म करना। ठीक है, सो मैनेजरियल फंक्शन के अंदर आ गया प्लानिंग। प्लानिंग में हमने बात करी कि जहाँ आप हैं वहाँ से एक डायरेक्शन मिलना कि कहाँ जाना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हो गया फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज करना। स्टाफिंग में हमने जो स्टाफ है उसको तो अरेंज करना ही है, स्टाफ तो लाना ही है, साथ साथ उनका ट्रेनिंग होता है, प्रमोशन है, सैलरी डिसाइड करना, ये सारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्टाफिंग के अंदर। देन आता है डायरेक्टिंग, जिसमें कि हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, भाई क्या क्या लोगों से काम करवाने हैं। ठीक है, उन्हें कैसे गाइड करना है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना है, उन्हें मोटिवेट करना है। ठीक है, आप उन्हें काउंसिल भी करते हो, तो ऐसा नहीं हमेशा आपको स्ट्रिक्ट होकर एज अ मैनेजर काम करना है। यू हैव टू सी हाउ योर एम्प्लॉयज़ आर, और क्या वो फील करें उनके हिसाब से ही उन्हें आपको मोटिवेट करना होता है। और फिर मैंने आपको ये 4 बताए थे, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। इसमें से ये 3 आपके इधर कवर हो रहे हैं, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। सुपरविजन, मोटिवेशन और लीडरशिप हो गए। कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब आपस में मिलजुल के काम करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या एंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, आपस में झगड़े जो हैं वो नहीं हो। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द लास्ट वन, एंड इफ यू लाइकिंग द वीडियो प्लीज मेक श्योर दैट यू like the video also and subscribe the channel if you have not yet done so. So yes, so coming on to the last one, that is commercial functions. Okay, commercial functions basically हो जाता है चीज़ को बनाना। अब आप जो भी आइडिया लेके बैठे हो एज अ एंटरप्रेन्योर, आपको उसे एग्जीक्यूट करना है ना, तो आप चीज़ को बनाओगे, फाइन, आप चीज़ को बनाओगे, आप उसके लिए फाइनेंस अरेंज करोगे, आप उसे सेल आउट करोगे, फिर आप उसमें लोगों को भी लाओगे। पर्सोनल हियर रेफर्स टू स्टाफ को लाना, एंड अकाउंटिंग भी, क्योंकि हर चीज़ का आपको बैलेंस शीट, जर्नल, ये सब बनाना होता है, वो सब आपको इसमें अरेंज करना है। तो जो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन, उसको देख लेते हैं। प्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो क्रिएशन ऑफ GNS, तो इस तरह से आप इसे लर्न रखना, क्रिएशन ऑफ GNS, जिसमें कि आप क्या करोगे, ये बहुत ही इनफैक्ट की फंक्शन कहलाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई चीज़ तो बनाओगे तभी तो आप लोगों को बता सकोगे कि आपने कोई नई चीज़ बनाई है, सो दैट इज योर की फंक्शन। ये नॉर्मली भी आपको याद करने के लिए आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, फिर आ जाता है फिनेंस। फिनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना फिनेंस के ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकता। तो एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट ये की हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो फिनेंस के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए पैसा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और भी अलग अलग तरह के कैपिटल्स होते हैं, जैसे कि आपकी फिक्स कैपिटल है, ओके, देन वर्किंग कैपिटल है, इस तरह के पैसे को आपको अरेंज करना होता है। देन वी हैव द मार्केटिंग फंक्शन। इसमें क्या है, मूवमेंट कराना है आपको गुड्स का, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में जितने भी सारे फंक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारा आपका मार्केटिंग में आ जाता है, जिसमें आपका सेल भी आ जाता है कि आप चीज़ को बना रहे हो, उसको आपको अपने कंज्यूमर तक सेल आउट करना है प्रोडक्ट को, उसमें जो आप सारा प्रमोशन कर रहे हो वो सब भी यहाँ पे आता है। पर्सोनल में आ जाता है आपके एम्प्लॉयज़, इसमें मैंने आपको भी पहले भी बताया। तो आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे आपको कैसे काम करवाना है, उनको कितना कॉम्पनसेशन देना है, कौन से बेनिफिट्स देने हैं, वो भी आप यहाँ पे करते हो। एंड अकाउंटिंग नेचुरली, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग करना होगा आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होता है वो आपके अकाउंटिंग में आ जाता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो नेचुरली सबको ही बनाने होते हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल पोजीशन, उसके लिए। ठीक है, तो एक दोबारा से देख लेते हैं। कॉमर्शियल फंक्शन में वी हैव प्रोडक्शन, जिसमें हमने बात करी क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन वी टॉक्ड अबाउट फाइनेंस, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, हम मतलब एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज़रूरी है। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल बनानी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सोर्सेज देखने हैं सारे, मार्केटिंग करना है, दैट इज प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी, प्लस सेल्स से रिलेटेड जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी भी एंटरप्रेन्योर को करनी है। देन ही हैज़ टू अरेंज द पर्सोनल, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स बनाने हैं।
एंड लास्टली अकाउंटिंग उसे करना है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो एक बार इस पूरे चार्ट को हम डिटेल में देखते हैं। ओके, एक रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर 4 तरह के हो गए, एंटरप्रेन्योरल, प्रमोशनल, मैनेजरियल एंड कॉमर्शियल। ठीक है, ये कितने हैं? 3 थे एंटरप्रेन्योर वाले, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। प्रमोशनल फंक्शंस DDAF, दैट इज डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट एंड फिनेंसिंग द प्रोपोजिशन। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया में क्या था? आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रॉब्लम या जो भी आइडिया बना रहे हो उसके लिए क्या डिमांड होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, किस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से प्लान करना। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा हम कर सकते हैं तो उसके लिए फैक्ट्री साइड सप्लायर्स ये सब चीज़ें अरेंज करना इज असेंबलिंग, और फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन में आ जाता है पैसा वैसा अरेंज करना। ठीक, तीसरा आया था मैनेजरियल, ये सबसे सिंपल वाले थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन। इसमें मैंने आपको ये पूरा चार्ट बताया कि मोटिवेशन में इनकरेज वर्ड आप लिखोगे, लीडरशिप में आपको इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन में बेसिकली इज ट्रांसफ़र, अभी नहीं आपके कोर्स में बट आप इसे पढ़ोगे तो ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ फील कर रहे हैं, आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, दैट ऑल। एंड सुपरविजन इज ओवरसीइंग। ओवरसीइंग मतलब आपके लोग काम करें उनको देखना कि हाँ वो सही तरह से काम करें कि नहीं, कोई दिक्कत आ रही है, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें गाइड करना। तो ये उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग, दैट इज प्लान जो बना है उसे चेक करना कि वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। सुपरविजन ओवरसीइंग, कोऑर्डिनेशन की डिपार्टमेंट्स के बीच में झगड़े नहीं हो, लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस करने लोगों को, मोटिवेशन इज इनकरेज करना। ठीक है, एंड डायरेक्टिंग वाज कि आप इंस्ट्रक्ट करो, गाइड करो लोगों को। एंड लास्ट हमने बात करी थी कॉमर्शियल फंक्शंस की, जिसमें आ जाता है कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो, जो भी आपका आइडिया है, अब आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू प्रोडक्शन, चीज़ को बनाना, गुड्स को बनाना, फिनेंस आपको अरेंज करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग देखनी होगी और पर्सोनल देखना होगा एम्प्लॉय से रिलेटेड, और आपको उसकी अकाउंटिंग करनी होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी आर मूविंग आउट टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आ जाते हैं मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर। तो सारे टॉपिक्स ना करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने रखे हैं जो कि आई गेस आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपने पढ़ पाओगे अपने हिसाब से, आपने लिख भी सकते हो एग्जाम्स में। एंड इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन, बिकॉज ग्रेजुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट, तो वहाँ के लेवल से भी ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मिथ बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मिथ का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि लोग कंसिडर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसे क्या वो चीज़ सच है या झूठ है, उस पर जब हम काम करते हैं, पता करते हैं कि क्या वो चीज़ वैसी है या ये सब चीज़ें ऐसी बोली जा रही हैं, दैट इज़ मिथ। ठीक है, तो पहला जो मिथ है वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो गैम्बलर्स होते हैं, मतलब कि वो ऐसे ही जज करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसा क्या, आर दे एक्चुअली गैम्बलर्स और नॉट? ठीक है, ये तो है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रिस्क लेते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि वो एडवेंचरस हैं। ठीक है, एडवेंचरस का मतलब है कि वो एडवेंचर करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँ। ओके, देयर आर मेनी पीपल जो कि रिस्क लेना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है भाई ये ऐसे ऐसे कर लेंगे, सब लोगों ने अपनी लाइफ में ये किया, मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा। दैट मीन्स यू आर जस्ट फॉलोइंग। ओके, आप एक भेड़ बकरी की तरह एक जो राह चल रही है उसी में आप चले जा रहे हैं। एडवेंचर वो करते हैं जो एक नया रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, एंड इट्स नॉट रॉन्ग वे, ये नहीं कि आप चीटिंग का तरीका ढूंढ रहे हैं, सो वो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो है वो सोशली भी वर्क कर रहा है, उसका मेन एस्पेक्ट सिर्फ मार्क्स पे नहीं है। ओके, आप सोशली भी बात करो, इकोनॉमिकली भी बात करो, हमने इनिशियली भी देख लिया था। सो एंटरप्रेन्योर जो होगा वो एडवेंचरस होगा, वो रिस्क लेता है, और वो ये नहीं करता कि अपने टाइम और मनी को एकदम ही कोई ऐसी चीज़ में लगा दे कि जहाँ पे कोई मिशन ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वो। ओके, यूजुअली आप देखो गैम्बलर्स खाली बैठे होंगे, ऐसे ही इधर उधर पैसा लगा सकते हैं, दैट इज़ नॉट हैपनिंग हियर। दे हैव अ प्रेडिक्शन कि उन्हें क्या करना है, और वो उसी के हिसाब से अपने पैसे को अरेंज करते हैं। ओके, तो वो पैसा भी कमाना चाहते हैं बट थ्रू देयर इनोवेशन। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि पैसा गलत तरह से कमाएंगे, वो अपने इनोवेशन और रिस्क के थ्रू ही पैसे को कमाते हैं। सेकंड मिथ आ जाता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, मतलब वो जब पैदा होते हैं तभी से वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। क्या ये सच है या झूठ है, इस पर भी देख लेते हैं। एक्चुअली में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बॉर्न होते हैं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जब पैदा हुआ था तब उसको वो नॉलेज जो है वो उसी के साथ बॉर्न हुआ था। इनफैक्ट आपके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बॉर्न होते हैं, बट हाँ कुछ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हर किसी में धीरे धीरे डेवलप होती हैं। जिन लोगों में कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, रिस्क ले सकते हैं,
एडवेंचरस होते हैं, पैसे का प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कैसे कैसे पैसे को लगाना है, देन उसको फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो कुछ लोगों के अंदर ये जेनेटिक ट्रेट्स भी होते हैं, उनकी फैमिली में, फैमिली हिस्ट्री में ही सब एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो एंटरप्रेन्योर हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बॉर्न होता है। उसके अपने आइडियाज़ हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसको सारी चीज़ें उसके हिसाब से बन जाती हैं, प्लस ही इज़ एबल टू अरेंज दोज थिंग्स, तो देयर आर चांसेस कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाए। देन वी से कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं रिच होते हैं। क्या हमेशा ही वो रिच होते हैं? ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स इनफैक्ट जब स्टार्ट करते हैं अपने काम को, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि दे डो नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी, या वो बहुत बड़ी रिच फैमिली से नहीं आते हैं, तो इनफैक्ट उनके अंदर वो एबिलिटी होती है, ठीक है, जैसे हमने इनिशियली बात करी कि वो रिसोर्सेज को ला सकते हैं, उनके अंदर वो स्किल्स होती हैं कि वो लोगों की मदद से अपना जो क्रिएटिव प्रोसेस है, जो भी वो काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है, ठीक है, या जो इनोवेशन को लेके आ रहे हैं, उस पर काम करते हुए वो अपने जो भी उनकी एम है, जो आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तभी वो जो एंटरप्रेन्योर है वो लेटर ऑन रिच हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इनिशियल लेवल पे वो रिच ही हो। ओके, तो ये आप देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, उसके लिए वो फंडिंग कराते हैं लोगों से। इनफैक्ट फंडिंग जो कराते हैं दैट इज़ नोन एज, जिनसे आप कराते हो यार वेंचर कैपिटलिस्ट, वो आपके लिए पैसा लगाते हैं। अच्छा, बहुत सारे मिथ है, अभी मैं कुछ मिथ्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक और आता है दे नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट द बिजनेस। क्या ऐसा है कि जो एंटरप्रेन्योर होगा उसे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होगा? तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपको लार्ज स्केल पे पैसे से ही आप काम को शुरू करोगे। आप कम पैसे से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, आप लोन ले सकते हो, इससे से भी बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो जो मैं अभी आपको इनिशियली बता रही थी कि मिट्टी के बर्तन आपने बनाने शुरू करे किसी ने, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो मिट्टी के बर्तन वो बनाएगा उससे बहुत ज़्यादा पैसे से वो शुरू करेगा। आप छोटे लेवल पे काम शुरू करो, ओके, फिर आप टेस्ट करो, दैट इज़ नोन एज पायलट टेस्टिंग, कि स्मॉल लेवल पे आपने चीज़ को बनाया, उसे लोगों के बीच में सर्कुलेट किया और देखा कि क्या वो चीज़ सक्सेसफुल हुई या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट टॉपिक आज का बात करें, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें आ जाते हैं सेल्फ डिस्कवरी, देन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, generating and evaluating ideas, planning, raising startup capital, startup growth और हार्वेस्ट, ठीक है। तो जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक एंटरप्रेन्योर है, देन वो एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को फॉलो करता है, एंड देन फाइनली वो एक एंटरप्राइज बनाता है, ठीक है। तो वो जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वही प्रोसेस ही है बच्चों। तो आप डिस्कवरी करोगे क्या करना है, अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, उसमें आइडियाज़ बनाओगे अपने, फिर प्लानिंग करोगे कि क्या ऐसा करना है, स्टार्टअप करोगे, मतलब स्टार्टअप कैपिटल अपनी लगाओगे, पैसा लगाओगे, प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करोगे, फिर आपका जो ग्रो कर जाएगा बिजनेस, एंड फाइनली वो आपको रिटर्न्स देना शुरू कर देगा। अब इन सारे स्टेप्स को लर्न करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका मैंने आपके लिए बनाया है, आप ये लर्न कर लो, ओके। सिर्फ इंडिया के गाँव पर रूरल समाज की ग्रोथ हुई, ओके, सिर्फ इंडिया के गांव पर रूरल समाज की ग्रोथ हुई। दिस इज रूरल, आई गेस, ये शायद साफ नहीं आ रहा हो, ठीक है। अब इसको लर्न कैसे करना है? सिर्फ का मतलब हो गया सेल्फ डिस्कवरी, ओके। सिर्फ इंडिया के गांव पर रूरल समाज की ग्रोथ हुई, सिर्फ इज सेल्फ डिस्कवरी। इंडिया से हो गया आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो पहला आपका जो सेल्फ डिस्कवरी पॉइंट था वो हमने ले लिया सिर्फ। दूसरा आया आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, वो हमने बना लिया इंडिया। तीसरा जो गांव वर्ड आया अपना स्टेटमेंट के हिसाब से, सिर्फ इंडिया के गांव, तो के तो हटा दिया मैंने, ठीक है। तो गांव से हो गया जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज़। पर पे हो गया प्लानिंग, ओके, पर से अपने बना लिया प्लानिंग। रूरल से हो गया रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। समाज से हो गया स्टार्टअप। ये मैंने करा क्या है, सबके फर्स्ट लेटर्स यूज़ कर लिए, तो हमने एक सेंटेंस फ्रेम कर लिया जिससे कि हमें इजीली ये सारे याद हो जाएं, बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ न्यू टू यू, तो ज़रूरी नहीं है आपको सारे स्टेटमेंट्स इजीली लर्न हो जाएं, ओके। सो समाज से स्टार्टअप, ग्रोथ का ग्रोथ ही रखा है, हार्वेस्ट से हुई, ओके। तो एक्चुअल पॉइंट्स क्या थे हमारे? सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज़, प्लानिंग, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप, ग्रोथ और हार्वेस्ट, ठीक। इसको हमने कैसे बनाया? सिर्फ इंडिया के गाँव पर रूरल समाज की ग्रोथ हुई। इसे आप साथ साथ बोल सकते हो, सिर्फ इंडिया के गांव पर रूरल समाज की ग्रोथ हुई। सिर्फ इंडिया के गांव पर रूरल समाज की ग्रोथ हुई। सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी, इंडिया आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, गांव में आ गया जनरेटिंग वैल्यूएटिंग आइडियाज, पर इज प्लानिंग, रूरल रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, समाज स्टार्टअप, ग्रोथ का ग्रोथ, हार्वेस्ट हुई। सो नाउ वी विल गो थ्रू द डिटेल ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस को हमें डिटेल में भी समझना है क्या क्या होता है वो। तो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज सेल्फ डिस्कवरी।
सेल्फ डिस्कवरी में क्या कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है वो असेस करता है अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या मैं कर सकता हूँ, मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस काम में उसे अच्छा लगता है, कौन सी दिक्कत आएगी उसे, तो अपने आप को डिस्कवर करना, ओके, सेल्फ एनालिसिस करना, दैट इज सेल्फ डिस्कवरी। दूसरा आ जाता है अपॉर्चुनिटी, ये होता है बाहर के इन्वायरमेंट में, ये आपको ध्यान रखना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, आप फाइंड आउट करते हो कि भाई क्या लोगों की ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी उसे हो सकती हैं, क्या दिक्कतें हैं जिनको वो अपनी तरफ से अपने एंड से चीज़ों को ठीक कर सकें। वही तो अपॉर्चुनिटी हुई कि भाई लोगों को प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। मान लीजिए कहीं पे आप कहीं से कहीं जाना चाहते हैं, वहाँ पे कोई भी जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो नहीं है, देन समबडी आइडेंटिफाइड कि भाई यहाँ से यहाँ हम एक जो व्हीकल सिस्टम है वो शुरू करा दें। तो अगर आपने वहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करा दिया, आपने क्या किया, आपने एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया। दैट इज़ व्हाट वन हैज़ टू डू हियर। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको आइडेंटिफाई करना। फिर आ गया जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज़, जो कि हमने यहाँ पे गाँव वर्ड से याद रखा था। इसमें क्या करते हैं, आप डिस्कशंस करते हो, ठीक है, आइडियाज़ निकालने, आपको पता ही तो करना है कि भाई क्या करा जाए जिससे कि हमारी वो जो अपॉर्चुनिटी है या वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने आइडियाज़ निकाले। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बर्तन स्टील और इस सब के इतने ज़्यादा आ गए थे कि लोगों को लगा कि भाई हमें न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, सो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखने लगी। तब किसी ने इस चीज़ को, कंसेप्ट को लेके आया कि वापस कमिंग बैक टू दिस जो एज था हमारा पहला, जिसमें हम मिट्टी के बर्तनों से ही काम करते थे, तो उसी चीज़ में वापस आ जाना, ठीक है। तो ये भी आपने आइडेंटिफाई किया, आइडियाज़ उसने जनरेट करे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उनके थ्रू आपको मालूम पड़ता है क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करते हैं, आप पूरा रिसर्च करते हैं, ओके, आप बिजनेस प्लान्स बनाते हो, स्ट्रैटेजीज बनाते हो, कैसे काम को एग्जीक्यूट करना है। देन वी डू रेजिंग ऑफ द स्टार्टअप कैपिटल। स्टार्टअप कैपिटल होता है जो आपके इनिशियल कैपिटल आपको चाहिए, ठीक है, तो वो आपके जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, या अगर आप पार्टनरशिप के फॉर्म में स्टार्ट करो काम को, तो वहाँ से उस पैसे को अरेंज करना। देन स्टार्टअप हो जाता है आपका लॉन्च, ओके, लॉन्च करना अपने एंटरप्राइज को। एंटरप्राइज अगेन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हो उसको स्टार्ट कर देना और एनवायरनमेंट के हिसाब से ही काम करना। देन वी हैव ग्रोथ, जिसमें क्या होता है कि अगर आपका ये बिजनेस जो भी था, आपका जो लॉन्चिंग है, आपका एंटरप्राइज है, अगर वो सही सही चल गया तो आप ग्रोथ स्टेज में आ जाते हो, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपैंड होने लगेगा, लोग उसे बहुत पसंद करने लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपने छोटे लेवल पे भी अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपने एक गांव से शुरू किया, तो धीरे धीरे आपने स्टेट में सामान पहुंचाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे पूरे कंट्री में वो चीज़ पहुंचेगी। सो एवरी एंटरप्रेन्योर, इफ यू जस्ट स्टडी, सो दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लेवल, तो धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ में अपनी ग्रोथ करी। और लास्ट होता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है सेल करना, ओके, सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड, मतलब जो भी आपको बेनिफिट्स हुए उसको वापस अपने बिजनेस में लगाना और आगे बढ़ते रहना, नए नए और वेंचर्स को करना। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, अपने सारे स्टेप्स याद रखने हैं। दैट इज सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, जनरेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग आइडियाज, प्लानिंग, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, स्टार्टअप, ग्रोथ एंड हार्वेस्ट। अगेन वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। सिर्फ इंडिया के गाँव पर समाज की ग्रोथ हुई, तो इस तरह से आपको लर्न करना है। इफ यू हैव एनी फर्दर प्रॉब्लम यू कैन प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट, वी विल कंटिन्यू अगेन in further videos. Take care.